शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, समाज शास्त्र में एक नया बैच आप लोगों का आज से प्रारंभ होता है। जो लोग एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए एक नया यूनिट। हालांकि पिछले क्लासेस में मैंने राजनीति एवं समाज पर व्यापक स्तर पर चर्चा किया। आज हम वहीं से आगे क्लासेस को प्रारंभ करेंगे, लेकिन एक बार फिर से मेरा जो हमेशा ही प्रक्रिया रहा है कि मैं सिलेबस को कई बार परिभाषित करने की कोशिश करता हूं कि आपके सिलेबस में क्या दिया गया है, फिर से मैं उस पर चर्चा कर देता हूं। तो दोस्तों, राजनीति एवं समाज में आप लोगों से मेरा पढ़ाने का जो प्रक्रिया होगा वह किस आधार पे होगा, मैं पुनः उसको बता दे रहा हूं। तो हमारा पढ़ाने की जो प्रक्रिया होगी वह प्रक्रिया होगी दोस्तों, पहले मैं प्रथम प्रश्न पत्र के समाजशास्त्र फर्स्ट पेपर के यूनिट 7, आप यूनिट 7 को आज यूपीएससी ने जो सिलेबस में दिया है उसको उठाइए और देखिए कि क्या यूनिट 7 में दिया गया है। तो फर्स्ट पेपर में यूनिट 7 में राजनीति एवं समाज के टॉपिक में लिखा गया है पहला टॉपिक, सत्ता के समाजशास्त्री सिद्धांत। किसके? सत्ता के। तो इस पर हम लोग व्यापक स्तर पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को पता है, मैं पिछले क्लासेस में बता भी चुका हूं कि शक्ति जो होती है वह वैध एवं अवैध दोनों टाइप की हो सकती है। तो शक्ति का जो वैध रूप होता है दोस्तों, वह आपका सत्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? सत्ता, जिस पर हमने आपको व्यापक स्तर पर चर्चा कर चुका हूं। फिर उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक सत्ता प्रवर्जन पढ़ेंगे, तीसरा टॉपिक नौकरशाही, चौथा टॉपिक दबाव समूह और फिर राजनैतिक दल। ये हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा। फिर राष्ट्र को पढ़ेंगे, राज्य को पढ़ेंगे, नागरिकता को पढ़ेंगे, लोकतंत्र, फिर सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज। अक्सर ये सिविल सोसाइटी प्रश्न आप देखेंगे आपको कहां पर मिल जाता है, आप देखेंगे तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में, जीएस के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में भी ये प्रश्न आते हैं। फर्स्ट पेपर में इस बार पूछा भी। फिर विचारधारा, और फिर दोस्तों विरोध आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, सामूहिक क्रिया और क्रांति। ये आपका समाजशास्त्र फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हम लोग इन सारी प्रक्रियाओं को डिटेल में जानेंगे। ओके, सभी लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोग कमेंट भी करते रहिए और वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर भी करते रहिए और अधिक से अधिक कोशिश करिए कि अपने घर में, आसपास, चारों तरफ जितने आपको मोबाइल मिले आप सब्सक्राइब भी चैनल को करते रहिए। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट पेपर में पढ़ाने की प्रक्रिया। लेकिन दोस्तों, अगर आप समाजशास्त्र फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर इन दोनों को देखेंगे तो राजनीति एवं समाज की जो टॉपिक होते हैं वह सेकंड पेपर में भी दिया गया है, समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र में। तो द्वितीय प्रश्न पत्र में जो दिया गया है दोस्तों, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसमें आपको मिलेगा राष्ट्र, लोकतंत्र एवं नागरिकता, राजनीतिक दल, दबाव समूह, सोशल एवं पॉलिटिकल एलिट, फिर क्षेत्रीयतावाद एवं सत्ता का विकेंद्रीकरण और धर्म निरपेक्षीकरण। दोस्तों, पहली चीज आप लोग जान लीजिए कि ये राष्ट्र, लोकतंत्र और नागरिकता, राजनीतिक दल, दबाव समूह, ये आपको फर्स्ट पेपर में भी दिया गया है। तो इसको हम लोग, इसी कारण हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, दोनों एक साथ मिलाकर पढ़ रहे हैं ताकि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों जगह यह टॉपिक समाप्त हो। ठीक है, आपको क्षेत्रीयतावाद, सत्ता का विकेंद्रीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण और सोशल एवं पॉलिटिकल एलिट। तो दोस्तों, ये जो आपका टॉपिक है आप जाके देखना, इंडियन सोसाइटी
जो जीएस का पेपर है इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी के पेपर में आपको ये टॉपिक मिलेगा। ठीक है, तो यहीं पर ये भी टॉपिक आप देख लीजिए। ठीक है, इंडियन सोसाइटी जीएस पेपर फर्स्ट में आप देखिए क्षेत्रीयतावाद और धर्मनिरपेक्षीकरण डिटेल में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, संप्रदायवाद ये सब, तो संप्रदायवाद भी हम लोग एक यहां पर जोड़ देते हैं, संप्रदायवाद भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इससे भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसमें यूपीएससी ने सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि यहीं से निकल के आता है, धर्मनिरपेक्षीकरण से ही एक संप्रदायवाद टॉपिक, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये आपको देखने को मिला कि फर्स्ट और सेकंड पेपर में जो राजनीति एवं समाज यूनिट दिया गया है वह लगभग लगभग इक्वल है, कुछ टॉपिक एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो हम लोग क्यों न राजनीति एवं समाज को पूरे दोनों पेपर को मिलाकर पढ़ लें, क्योंकि अक्सर यूपीएससी जो प्रश्न पूछता है दोस्तों, वह प्रश्न यह देखने को मिलता है कि फर्स्ट पेपर में सेकंड पेपर से भी जोड़कर पूछता है और सेकंड पेपर में फर्स्ट पेपर से, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा पढ़ना। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको यहां इंपॉर्टेंट चीज और मुझे बताना है, वह यह बताना है दोस्तों कि जब भी आप इंडियन सोसाइटी भी पढ़ें, ठीक है, जब भी आप क्या इंडियन सोसाइटी, तो अब देखिए आपका राजनीति एवं समाज के प्रति क्या दृष्टिकोण होगा पढ़ने का। तो दोस्तों राजनीति एवं समाज, राजनीति एवं समाज, तो इसमें आपको स्टडी करने की प्रक्रिया क्या होगी। तो पहली चीज आप जीएस पेपर फर्स्ट में, जीएस पेपर फर्स्ट में एक इंडियन सोसाइटी, फर्स्ट में इंडियन सोसाइटी दिया गया है, तो इंडियन सोसाइटी जब भी पढ़े तो वहां पर आप कुछ नया चीज सीखें तो उसको यहां पर ऐड कर ले प्लस। ठीक है, प्लस आप सेकंड पेपर जीएस पेपर सेकंड में, जीएस पेपर सेकंड में आप इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस को पढ़ते हैं, गवर्नेंस, तो राजनीति एवं समाज के टॉपिक को आप यहां से भी प्लस कर ले। ठीक है, तो ये दो चीज आप लोग जरूर ध्यान रखना ताकि हम समाज शास्त्र में और बेहतर हो सके। समाज शास्त्र में हमको शानदार प्रदर्शन करना हो तो हमें एक दूसरे विषय का समायोजन सीखना होगा। तो राजनीति एवं समाज को पढ़ते वक्त आप ये भी चीजें ध्यान रखें। प्लस जैसे योजना और कुरुक्षेत्र जब आप पढ़ते हैं, योजना और कुरुक्षेत्र में अच्छे अच्छे आर्टिकल आते हैं राजनीति एवं समाज के दृष्टिकोण पे, तो उसको भी आप यहां पर जोड़ें इस यूनिट में। ठीक है, प्लस कभी कभी आप पेपर देखें तो राजनीति एवं समाज को लेकर बड़े अच्छे संपादकीय लेख आते हैं, तो उस लेख को भी आप ध्यान में रखिए। अगर वह लेख आपके सिलेबस से मिल रहा है, जो सिलेबस मैंने परिभाषित किया अगर मिल रहा है, तो वहां से भी उसको निकाल कर जोड़ने का प्रयास करें, है ना। हम राजनीति एवं समाज से संबंधित जितने टॉपिक हैं उस पर तो मैं चर्चा करूंगा, लेकिन हम जो कार्य किए हैं उसके आगे यदि आप भी कार्य कर देंगे तो आपकी सफलता की जो प्रतिशत है वह बढ़ जाती है ना। क्योंकि द्रोणाचार्य के अगर समूह में देखें तो कई शिष्य थे, लेकिन अर्जुन ही क्यों बेस्ट धनुर्धर बना दोस्तों, तो उसके पीछे यह कारण था कि वह जितना शिक्षा ग्रहण करता था उसके बाद भी वह मेहनत करता था और अपने शिक्षा को वृद्ध करने की कोशिश करता था। तो यही चीज आपको भी अपनाना होगा। अर्थात मेरा यह कहना है कि जितना आप शिक्षा अर्जित कर रहे हैं उसके बाद उसमें प्लस आप कुछ रिसोर्सेस से ग्रहण करके ऐड करते हैं तो वह और ज्यादा बेहतर हो जाता है। ठीक है,
तो दोस्तों राजनीति एवं समाज में हमने आपको टॉपिक स्टार्ट किया, तो ये पता चला कि समाजशास्त्र एक व्यवस्थित विषय है और समाजशास्त्र जो है वह मानव समाज का अध्ययन करता है। अब दोस्तों मानव समाज का अध्ययन समाजशास्त्र करता है, लेकिन मानव समाज में कई सदस्य होते हैं और उन सदस्यों के बीच अंतः संबंध पाया जाता है। तो दोस्तों समाजशास्त्र जो होता है वह समाज में उपस्थित सदस्यों के बीच के अंतः संबंधों का अध्ययन करता है। और दोस्तों यह जो अंतः संबंध होता है यह कई प्रकार का होता है, क्योंकि जब अंतः संबंध समाजशास्त्र के विषय वस्तु का हिस्सा है तो अंतः संबंध में धर्म के आधार पर, आर्थिकी के आधार पर, राजनीति के आधार पर, तो यह सब समाजशास्त्र के विषय वस्तु का भी हिस्सा स्वतः बन जाता है। इसी कारण हम लोग राजनीति को समाजशास्त्र से जोड़कर पढ़ने का प्रयास करते हैं। राजनीति की जो प्रक्रिया होती है वह शक्ति अर्जित करने की प्रक्रिया होती है। समाजशास्त्र में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने शक्ति के संदर्भ में भिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए। यह सिद्धांत इन समाजशास्त्रियों के विचारधारा और वास्तविकता के मूल्यांकन के नजरिए पर आधारित रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैंने अपने पिछले क्लासेस में आपको शक्ति और सत्ता में क्या अंतर होता है इसको बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित कर दिया हूं। आप यह क्लासेस जो है पिछला क्लासेस देख लेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। समाजशास्त्र में नया बैच दोस्तों प्रारंभ हुआ है, तो उसकी फीस बता देते हैं। 15,000 रुपए फीस है, 15,000 रुपए फीस है। और दोस्तों आपको कांटेक्ट अगर करना हो तो 8004020005 पर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। 40200005। ठीक है, 33639110। अब आते हैं हम अपने पहले टॉपिक पर। ये टॉपिक आप देख सकते हैं। हम चर्चा क्या करने वाले हैं अब आपसे, सत्ता के समाजशास्त्री सिद्धांत अर्थात कि शक्ति के विभिन्न सिद्धांत। फिर से मैं इस टॉपिक को पुनः प्रारंभ कर रहा हूं। ठीक है, चलिए तो टॉपिक आपका क्या है, सत्ता के समाजशास्त्री सिद्धांत या शक्ति के विभिन्न सिद्धांत। ठीक है, सत्ता के समाज, आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। ठीक है, सिलेबस आप जरूर बार बार मैं सिलेबस को दिखाऊंगा आपको। सत्ता के समाजशास्त्री सिद्धांत मैं जितना बार दिखाऊंगा आपको ताकि रट जाए, क्योंकि आप लोग स्वयं से मेहनत कम करते हैं। शास्त्रीय सिद्धांत, आइए चलिए सत्ता के समाजशास्त्री सिद्धांत। तो दोस्तों समाजशास्त्र में शक्ति के संदर्भ में सबसे व्यवस्थित सिद्धांत मैक्स वेबर ने प्रतिपादित किया था। किसने? मैक्स वेबर। ठीक है, आप लोग पिछला क्लासेस जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहां से टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, जब पिछले क्लासेस देख लेंगे तो शक्ति और सत्ता में आपको अंतर बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है, तो शक्ति के विभिन्न सिद्धांत या सत्ता के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, दोनों टाइप से प्रश्न पूछता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समाजशास्त्र में शक्ति के संदर्भ में सबसे व्यवस्थित सिद्धांत मैक्स वेबर ने दिया। शक्ति को परिभाषित किए वेबर साहब और बताते हैं कि किसी भी सामूहिक क्रिया में, कोई भी सामूहिक क्रिया है, उस सामूहिक क्रिया में एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह की वह क्षमता जिसके माध्यम से वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के प्रतिरोध का दमन करने में सक्षम हो, शक्ति कहलाती है। अर्थात कि कोई भी सामूहिक क्रिया है, ठीक है, कोई भी सामूहिक क्रिया है, ठीक है,
सामूहिक क्रिया। ठीक है। अब एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या व्यक्तियों का समूह, ये एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह के प्रतिरोध के बाद भी दमन करने में सक्षम हो, वह आपका शक्ति कहलाता है। कोई भी सामूहिक क्रिया है, उसमें एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह जो क्या कर रहा है, ये एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह क्या कर रहा है, इसकी अपनी क्षमता है। क्षमता, ध्यान रखिए सब, ठीक है। जो मैक्स वेबर परिभाषा देते हैं, हम उसको परिभाषित कर रहे हैं और डिटेल में समझा रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि किसी भी सामूहिक क्रिया में, अब ये सामूहिक क्रिया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी स्तर में हो सकता है, तो एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह की वह क्षमता जिसके माध्यम से, अर्थात कि इस एक व्यक्ति या एक व्यक्तियों का समूह है और इसके पास बहुत पावर है, क्षमता है, तो जिसके माध्यम से वह क्या कर रहा है, किसी अन्य, मान लीजिए कि कोई अन्य व्यक्ति है या अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह भी हो, अब ये प्रतिरोध कर रहे हैं, ये लोग प्रतिरोध कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो प्रतिरोध का दमन इस एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह ने कर दिया, तो ये आपका पावर कहलाता है। सभी को समझ में आया? क्लियर हुआ? शक्ति सभी लोगों को समझ में आया क्या होती है? सभी लोग समझ गए ना? ओके, क्लियर हो गया? आप लोग कमेंट कर दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं, है ना? तो कमेंट कर देंगे तो ज्यादा अच्छा लगा, है ना? तो कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अब हमें ये क्लियर हो गया कि वेबर साहब शक्ति की परिभाषा क्या देना चाह रहे हैं, है ना? अर्थात कि अगर वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो मान लो कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, एक व्यक्ति में हम नरेंद्र मोदी जी को ले रहे हैं और या उनके पूरे कैबिनेट समूह को लेते हैं, ठीक है, पूरे कैबिनेट या उनके पूरे समूह को लेते हैं जो पीएम और उनकी मंत्रिमंडल है। अब उन्होंने एक किसान कृषि पर कानून लेके आया, ठीक है। अब वह कानून को लेकर जनता में बड़ा विद्रोह है, लेकिन उन्होंने जनता को एकदम कंट्रोल करके उस कानून को पारित कर लिया। तो ये अर्थात कि इस एक व्यक्ति या ये व्यक्तियों का जो समूह है उसने क्या काम कर दिया, प्रतिरोध को दमन कर दिया, तो वो शक्ति कहलाएगी। सभी को अब क्लियर हुआ? चलिए, शक्ति पर समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अन्य शब्दों में अगर शक्ति को परिभाषित किया जाए तो यह किसी अन्य द्वारा किए गए प्रतिरोध के दमन की क्षमता है। क्लियर? वेबर के अनुसार शक्ति का प्रयोग जो होता है वह किसी अन्य के ऊपर ही संभव है। अर्थात कि अब वेबर साहब क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर आप शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या आप सभी अपने ऊपर शक्ति का प्रयोग करते हैं? ऐसे झापड़ मारते हैं? नहीं करते। अब माँ बाप से नाराज होकर सर पे दीवार पर सर पीटना, ये तो आपकी अपनी स्वाभाविक नेचर हो सकता है, ताकि हम अपनी बात मनवा ले और साइकिल आ जाए, मोटरसाइकिल आ जाए, मुझे यहाँ एडमिशन मिल जाए, है ना? आप लोग करते होंगे। माँ बाप से नाराज होकर दीवार पर गर्ल्स लोग ज़्यादा पीटती हैं, लड़के लोग खाना बंद कर देते हैं और वो घर छोड़ने तक की बात करते हैं। अब मान लो कि किसी से प्रेम है, मोहब्बत है, अगर नहीं शादी कराएंगे तो जहर खा लेंगे, ये सब प्रक्रियाएं भी होती है ना, आप लोग समझ रहे हैं। तो यहां पर वेबर साहब क्या कर रहे हैं
कि शक्ति का प्रयोग जो होता है वह किसी अन्य के ऊपर ही संभव है, इसका प्रयोग एकांत में संभव नहीं है। ये वेबर साहब कर रहे हैं कि शक्ति का जो प्रयोग है किसी अन्य के ऊपर संभव है, इसका प्रयोग एकांत में संभव नहीं है, अतः यह सामाजिक क्रिया का एक प्रारूप है। याद करिए, आपको सामाजिक क्रिया का डिफिनीशन मैं जब बता रहा था वेबर का, वेबर आप लोगों को मैं जब पढ़ा रहा था तो वेबर साहब ने कहा था सामाजिक क्रिया के अंतर्गत दो चीजें होनी चाहिए, एक वह अर्थपूर्ण हो और दूसरा किसी अन्य के ऊपर, अर्थात कि किसी अन्य की ओर दिशा निर्देशित हो। यह मैंने दो चीज आपको बताया था। वेबर साहब जब सामाजिक क्रिया को परिभाषित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इसके लिए दो चीज जरूरी है, एक अर्थपूर्ण हो और किसी अन्य की ओर दिशा निर्देशित हो। तो मैंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूं, क्या हम भौतिक रूप से आपके बीच में उपस्थित हैं? नहीं, लेकिन अर्थपूर्ण कार्य कर रहे हैं और मैं किसी अन्य की ओर दिशा निर्देशित है, अर्थात कि महिमा हमसे पढ़ रही हैं, लकी पढ़ रही हैं, हमसे संदीप पढ़ रहे हैं, हमसे नेहा जी पढ़ रही हैं, नीलम पढ़ रही हैं, है ना, किसी अन्य की ओर क्या है, दिशा निर्देशित है और अर्थपूर्ण। मैं राजनीति एवं समाज के टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूं, लेकिन भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हूं, चेतना के रूप में उपस्थित हूं, राइट। तो ये एक सामाजिक क्रिया है, राइट। अब मान लो कि यही क्लासरूम होता, हम भौतिक रूप से उपस्थित होते, आप बैठकर पढ़ते, तो वह भी सामाजिक क्रिया। लेकिन एकांत में बैठकर आप क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, अब एकांत में भोजन कर रहे हैं, तो ये सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि अर्थपूर्ण है, एकांत में भोजन करना अर्थपूर्ण है, लेकिन किसी अन्य की ओर दिशा निर्देशित नहीं है, क्योंकि एकांत में बैठकर भोजन कर रहे हैं तो पेट तो भरेगा ही। ओके, तो यही वेबर साहब कहते हैं कि इस शक्ति का प्रयोग किसी अन्य के ऊपर ही संभव है, इसका प्रयोग एकांत में संभव नहीं है। वेबर के अनुसार समाज में शक्ति की मात्रा जो होती है वह स्थिर होती है। देखिए यहां पर समझिए, अतः यदि कोई व्यक्ति शक्तिशाली बनता है तो यह किसी अन्य की कीमत पर ही संभव है, अर्थात यदि कोई शक्तिशाली बनता है तो कोई अन्य उसी अनुपात में शक्तिहीन बन जाता है। वेबर साहब का कहना है कि जो शक्ति है वह क्या है, स्थिर है, शक्ति जो है क्या है, स्थिर है, अर्थात कि इसमें वृद्धि नहीं हो रहा है। अतः यदि कोई शक्तिशाली बनता है, अर्थात कि ये समाज, मान लीजिए कि समाज है, ये समाज है, अब यहां पर कई लोग हैं, शक्ति की मात्रा जो है वह स्थिर है। अब मान लो कि ये व्यक्ति शक्तिशाली बन रहा है, तो इसकी तुलना में कोई जो है वह शक्तिहीन बन जा रहा है, उसका पावर कम हो रहा है। तो वेबर साहब क्या कर रहे हैं कि समाज में शक्ति की मात्रा स्थिर होती है, यदि कोई शक्तिशाली बनता है तो यह किसी अन्य की कीमत पर ही संभव है। तो वह कीमत क्या है, तो यदि कोई शक्तिशाली बनता है तो कोई अन्य उसी अनुपात में, जितनी अनुपात में वह शक्तिशाली बना है उसी अनुपात में वह शक्तिहीन भी बन जाता है। ये वेबर साहब का कहना है, और इसे हम शक्ति का अचर योग सिद्धांत कहते हैं, या इसे ही हम शक्ति का शून्य योग सिद्धांत भी कहते हैं, या इसे शक्ति का संघर्षवादी सिद्धांत भी कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है डायरेक्ट हेडिंग से, कुछ टॉपिक से जोड़कर आपसे प्रश्न पूछ ले कि शक्ति और सत्ता में अंतर करते हुए शक्ति के अचर योग सिद्धांत को परिभाषित करे, आपको प्रश्न पूछ लेगा, या शक्ति के अचर सिद्धांत एवं शक्ति के चर सिद्धांत में तुलना करे, प्रश्न पूछ लेगा आपसे। आपके अंदर प्रश्न बनाने की भी कला डेवलप होनी चाहिए,
दोस्तों, एक बात आपको बहुत महत्वपूर्ण यहां पर बताने की आवश्यकता है। यूपीएससी आपसे जो प्रश्न पूछ लिया है उस पर तो आप लोग कार्य करते हैं। आपसे यूपीएससी ने जो प्रश्न पूछ चुका है उस पर तो आप लोग कार्य करते हैं, लेकिन आपको दूसरा कार्य और करना है। यूपीएससी आने वाले वर्षों में कौन सा प्रश्न पूछेगा उस पर यदि आपने कार्य कर लिया तो आपके अंदर जो गुणवत्ता है वह तीव्र गति से बढ़ जाएगी। आई एम राइट? समझ रहे हैं? तो ये जो आने वाला प्रश्न है वो कार्य कैसे होगा? तो वह कार्य होगा जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के दौरान कौन से हेडिंग से प्रश्न बन रहा है वो प्रश्न बनाने की कला भी आपको विकसित करना होगा। सभी को समझ में आ रहा है? अब आगे चलते हैं। वेबर कहते हैं कि शक्ति हमेशा बल पर आधारित होता है, अतः इसका प्रयोग आजीवन संभव नहीं है। अब जो शक्ति है वह किस पर है? बल पर आधारित है। अर्थात कि जैसे जिनके पास अस्त्र शस्त्र ज्यादा है, जिनके पास ताकत ज्यादा है वह पावरफुल है। तो ये वेबर साहब आगे कहते हैं कि इसका प्रयोग आजीवन संभव नहीं है, अर्थात कि ये क्रमबद्ध रूप से आगे तक नहीं चलता रहेगा। शक्ति को निरंतर स्थापित रखना भी है। तो शक्ति को एक तरफ वेबर कह रहे हैं कि शक्ति का प्रयोग हमेशा बल पर आधारित है और ये आजीवन संभव नहीं है, लेकिन वेबर साहब यहां कहते हैं कि इसको निरंतर भी स्थापित रखना है। शक्ति को हमको निरंतर स्थापित रखना है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए ये अब हमें समझना है। तो इसके लिए हम शक्ति को क्या काम कर रहे हैं? सत्ता अथवा प्राधिकार में परिवर्तित कर दे रहे हैं। अर्थात कि शक्ति को हम क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं और उसको सत्ता और प्राधिकार, सत्ता और प्राधिकार एक, अर्थात कि सत्ता अथवा प्राधिकार में हमें परिवर्तित करना होगा। तो कैसे? हमने आपको याद करिए, अभी आपको बताया कि शक्ति जो है, आप पिछला क्लासेस जरूर देख लेना, शक्ति वैध और अवैध दोनों हो सकता है, और शक्ति का जो वैध रूप है वह सत्ता है। अर्थात कि इधर जो शक्ति बल पर आधारित है इसका हम प्रयोग आजीवन नहीं करेंगे, लेकिन शक्ति को निरंतरता हम रखना भी चाह रहे हैं तो इसको हम सत्ता अथवा प्राधिकार में परिवर्तित करेंगे। अर्थात कि जिन लोगों पर शक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात कि सत्ता अथवा प्राधिकार में परिवर्तित करना होगा। वेबर के अनुसार वैधानिक शक्ति को ही हम सत्ता अथवा प्राधिकार करते हैं। अर्थात कि जो वैध शक्ति का वैध रूप है वह आपका सत्ता अथवा प्राधिकार है। अर्थात जिन लोगों पर शक्ति का प्रयोग होता है, जिन लोगों पर, अब यहां पर जो शक्ति का वैध रूप है वो क्या है? शक्ति का वैध रूप सत्ता है। शक्ति का वैध रूप सत्ता है। अब यहां पर जो वैध रूप सत्ता है, अब यह किन प्रयोग तो होगा लोगों को ऊपर, तो जिन लोगों को पर शक्ति का प्रयोग होता है जब वे इस शक्ति का तर्क संगत एवं न्यायोचित मान लेते हैं तब यह शक्ति सत्ता में चेंज हो जाती है। तब यह शक्ति किसमें चेंज हो जा रही है? सत्ता में। अर्थात कि न्यायाधीश, पुलिस, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब के पास शक्ति नहीं होती है दोस्तों, सत्ता होती है। शक्ति नहीं होती है, सत्ता होती है। शक्ति का वैध रूप होता है और इसको हमने न्यायाधीश को, न्यायालय को, आप लोग देखिए कि अभी जब हैदराबाद में एक लड़की के साथ रेप हो जाता है, उसमें 3 दोषी निकलकर सामने आते हैं। पुलिस ने इन तीनों का एनकाउंटर कर दिया और उसने बताया कि जो ये तीनों लोग भागने वाले थे और हमने इनका एनकाउंटर किया, और इसके प्रति
जो हमारी भारतीय जनता है उसने इस पर पुलिस को बहुत शाबाशी दी और उन्होंने पैरवी यहां तक कर दी कि ऐसे लोगों को डायरेक्ट एनकाउंटर कर देना चाहिए और पुलिस ने जो कार्य किया सही किया। लेकिन दोस्तों यहां पर न्यायालय की अवमानना होगी, क्योंकि जो न्यायालय के द्वारा दंड मिलेगा उससे हम शक्ति का वैध रूप सत्ता स्थापित होगा। शक्ति का वैध रूप क्या स्थापित होगा? सत्ता स्थापित होगा। नहीं तो ये क्या स्थापित हो गया? जो शक्ति बल पर आधारित है और जिसको वेबर साहब ने कहा इसका हम प्रयोग आजीवन नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर लोगों ने तर्क संगत एवं न्यायोचित उसे माना है और एक कानून के तहत जो सजा मिलती है वह सजा कई दिनों तक लोग उसे याद रखते हैं। तो दोस्तों मेरा यहां पर यह कहना है कि न्यायालय के द्वारा जो सजा मिलती उस पर लोग विश्वास करते हैं। ओके, सभी को समझ में आ रहा है? कहीं पर कोई भी दिक्कत हो आप प्रश्न जरूर पूछ लेना, हम आपके जो भी प्रश्न होंगे उनका जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कोई भी समस्या अगर आए तो यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर हुआ? सभी को ठीक है। तो दोस्तों जो न्यायाधीश है, पुलिसकर्मी है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, इन सब के पास सत्ता होती है न कि शक्ति। जैसे विधि के समक्ष समता का अधिकार, तो विधि के समक्ष एक प्रधानमंत्री एवं एक गरीब या एक भिखारी दोनों लोग विधि के समक्ष समान है। एक अपराध चाहे वह वही अपराध प्रधानमंत्री करे या वही अपराध एक भिखारी करे, दोनों को सजा इक्वल होगा। तो हमने इसको तर्कसंगत एवं न्यायोचित स्वीकार किया है और यही शक्ति का वैध रूप है जो सत्ता में परिवर्तित हो गया। और जैसे एग्जाम्पल में न्यायाधीश, पुलिसकर्मी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इत्यादि के पास सत्ता होती है न कि शक्ति। यहां वे लोग जिन पर शक्ति का प्रयोग होता है वो क्या किए हैं, अर्थात कि जैसे जिन लोगों के ऊपर शक्ति का प्रयोग हो रहा है, शक्ति का जो वैध रूप है उसमें एक न्यूनतम ऐच्छिक आत्मसमर्पण होता है जिसके कारण यह शक्ति सत्ता में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, तो आप लोगों को यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, शक्ति के संदर्भ में हमने वेबर को जान लिया, एक थिंकर समाप्त हो गए शक्ति के संदर्भ में। तो हम लोग शक्ति के संदर्भ में विभिन्न सिद्धांत या सत्ता के समाजशास्त्री सिद्धांत को जान रहे हैं। तो यहां पर वेबर साहब खत्म हो गए, अब हम आते हैं मार्क्सवादी विचारधारा में। तो शक्ति के संदर्भ में जो मार्क्सवादी विचारधारा है वह वेबर की तरह ही एक संघर्षवादी विचारधारा है, परंतु जो कार्ल मार्क्स थे वो एक निर्धारणवादी थे। कार्ल मार्क्स क्या थे? एक निर्धारणवादी थे। किसी भी घटना के पीछे वह एक ही कारण को स्वीकार करते थे, अर्थात कि कारण और परिणाम में एकल संबंध के रूप में वो चीजें स्वीकार करते हैं, जबकि कारण एवं परिणाम में एकल संबंध नहीं होता है। किसी भी घटना के पीछे एक से अधिक भी कारण उपस्थित होता है, ऐसा वेबर साहब ने कहा, और परिणाम भी एक से ज्यादा उपस्थित होता है। तो कार्ल मार्क्स जो थे वो एक निर्धारणवादी थे। उन्होंने समाज में उपस्थित प्रत्येक प्रक्रिया को आर्थिक क्रिया से जोड़कर देखा। हर एक क्रिया को किससे जोड़कर देखा? आर्थिक क्रिया से जोड़कर देखा। इसीलिए वेबर साहब कार्ल मार्क्स का बहुत बड़े स्तर पर आलोचना करते हैं, बहुत व्यापक स्तर पर। हालांकि उनसे प्रभावित थे लेकिन आलोचक भी थे।
क्योंकि वेबर साहब एक आर्थिक कार्ल मार्क्स साहब जो थे वो एक आर्थिक निर्धारणवादी थे। हर एक घटना के पीछे एक ही कारण अर्थ को मानते थे। इसीलिए वेबर साहब ने इनकी आलोचना की। स्तरीकरण के पीछे कार्ल मार्क्स ने अर्थ को माना, जबकि वेबर साहब ने त्रिपक्षीय सिद्धांत दिया और उन्होंने कहा अर्थ के साथ साथ परिस्थिति एवं शक्ति भी स्तरीकरण का कारण है। आप जाकर पिछले क्लासेस को पढ़ना जरूर या नोट्स में रिवीजन कर लेना तो समझ में आ जाएगा। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज में संपत्ति का प्रभाव क्या होता है? संचयी होता है। ये कौन कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। कैसे? तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जिनके पास संपत्ति होती है, शक्ति एवं सम्मान उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाता है। कार्ल मार्क्स जो है वो क्या करें कि संपत्ति का प्रभाव क्या होता है? संचयी होता है। अर्थात कि जिनके पास संपत्ति है, जैसे ये मेरा गांव है और सभी लोग अपने को इस गांव के अंदर रख लो, अर्थात कि ये महिमा का गांव है, ये नीलम का गांव है, ये विश्वास का गांव है, विभूति का गांव है, नेहा का गांव है, आरती का गांव है, सब लोग अपने अपने जोड़ लीजिए, लकी का गांव, ठीक है, सब यहां पर जोड़ लो, ठीक है, सभी लोग जोड़ लो, ठीक है। अब ये आप लोगों का घर है, ये मेरा घर है, ठीक है, लेकिन आपके पास पड़ोस में कई और होते हैं घर, ठीक है, कई और घर हैं। अब इसमें से कुछ लोग बहुत ज्यादा संपत्ति वाले होते हैं, बहुत ज्यादा, तो घरों में चर्चा होती है ना, घरों में चर्चा होती है कि ये घर वाला बहुत बदतमीज था, आज तो संपत्ति खूब है लेकिन खूब लोगों को लूटा, खूब लोगों को सताया है, खूब पीड़ा दी है ना। लेकिन दोस्तों अभी इसके यहाँ कोई प्रोग्राम होगा, एक से एक लग्जरी गाड़ी दिखेगी खड़ी घर पर, तो लोग बड़ा सम्मान की नजर से देखते हैं कि नहीं? आप लोग कमेंट करिए। मैं भी एक समय जरूर देखता था कि काश मेरे घर में भी ऐसे बड़े बड़े लग्जरी गाड़ी आए, जब हम अज्ञानी थे, जब हमारे पास ज्ञान नहीं था, जब हम अनभिज्ञ थे, जब हम तमाम प्रकार के जो होता है ना कि अंधकार, अर्थात कि हम उस प्रकाश में एंट्री नहीं कर पाए थे, जब तक हमारे अंदर अंधकार था तब तक हम भी यह सोचते थे। तो संपत्ति उसके पास है तो उसको बड़े सम्मान से लोग देखते हैं, उसके पूर्व दुष्कर्मों को लोग भुला देते हैं, समय आने पर भुला देते हैं कौन सा दुष्कर्म, कौन सा, आज उसके पास बल है, धन है, और धन है तो बल भी आ जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, धन है तो वह राजनैतिक रूप से भी सशक्त हो जाता है। हालांकि कार्ल मार्क्स ने ये चीज नहीं कहा है, ये वेबर ने कहा है, ठीक है। कार्ल मार्क्स क्या करें कि जिनके पास संपत्ति होती है, शक्ति भी उसके पास आ जाती है और सम्मान भी उसके पास आ जाती है, अर्थात कि वो संपत्ति से शक्ति और सम्मान को जोड़ा, अर्थात कि वह कहते हैं कि शक्ति और संपत्ति को एक दूसरे से पृथक अलग नहीं किया जा सकता है। अर्थात कार्ल मार्क्स क्या कर रहे हैं कि संपत्ति का प्रभाव संचयी होता है, जैसे मैं आपको बताया कि जिनके पास संपत्ति आ गई, अब वह संपत्ति दुष्कर्म करके प्राप्त की गई है, बुरा कार्य करके प्राप्त की गई है, या बहुत अच्छा कार्य करके प्राप्त की गई है, समाज उसको नहीं देखता है। समाज संपत्ति को देखता है और जैसे ही संपत्ति उसके पास आ गई तो शक्ति और सम्मान स्वतः उसके पास चली आती है
और कार्ल मार्क्स शक्ति एवं संपत्ति को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। अन्य शब्दों में समाज के जिन सदस्यों के पास उत्पादन की शक्तियों पर स्वामित्व होता है, अर्थात कि ये एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी में जिनके पास उत्पादन की शक्ति पर स्वामित्व है, ठीक है, उत्पादन की शक्ति पर स्वामित्व है, वह स्वतः शक्तिशाली बन जाएगा। क्योंकि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किसको कितना देना है, किसको रखना है, वह निर्णय तो स्वयं लेगा, तो वह शक्तिशाली बन जाता है। इस शक्ति का प्रयोग समाज के अन्य सदस्यों के शोषण के उद्देश्य से होता है, क्योंकि वह उत्पादन की शक्ति पर स्वामित्व रख लिया है, तो वह उसका प्रयोग अन्य सदस्यों के शोषण के उद्देश्य से करेगा। क्योंकि एक पूंजीपति जो होता है वह लाभ कमाने के लिए कार्य करता है कि हमें निरंतर लाभ मिले, तो लाभ को बढ़ाने के लिए वह हमेशा निरंतर प्रयासरत होता है और इसमें वह अच्छा और बुरा भूल जाता है। वह सिर्फ एक चीज देखता है कि हमारा लाभ ज्यादा से ज्यादा हो। जैसे जैसे संपत्ति में बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे उसकी शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अर्थात कि मार्क्स ने कहा कि एक पूंजीवादी समाज में पूंजीपति वर्ग के पास संसाधनों पर स्वामित्व होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं उस पर स्वामित्व एक पूंजीपति रखता है और वह शक्तिशाली होता है और इस शक्ति का प्रयोग श्रमिकों के शोषण के लिए करता है। अर्थात कि वह लाभ जो है वह निरंतर वृद्धि करने के उद्देश्य से श्रमिकों का लगातार शोषण करता है, उनको दैनिक मजदूरी में कटौती करता है, उनसे एक्स्ट्रा क्या करवा रहा है, एक्स्ट्रा वर्क भी ले रहा है और उसका अतिरिक्त मूल्य नहीं चुका रहा है। तो ये सब तमाम प्रकार के शोषण देखने को मिलते हैं। ये कार्ल मार्क्स का कहना है। सभी को वेबर और कार्ल मार्क्स क्लियर हो गया? वेबर और कार्ल मार्क्स क्लियर हो गया है। अब आगे, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ही रहिए, 1 मिनट चीजों को देख ले। हाँ ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इससे भिन्न शक्ति के संदर्भ में प्रकारवादी सिद्धांत को संघर्षवादी सिद्धांत के एक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। अभी तक हम लोगों ने संघर्षवादी सिद्धांत को देखा जिसमें वेबर और कार्ल मार्क्स को हम लोगों ने वॉच कर लिया। अब ये जो प्रकारवादी सिद्धांत है, अब हम लोग जानेंगे शक्ति के संदर्भ में किसको, प्रकारवादी सिद्धांत को। तो ये जो प्रकारवादी सिद्धांत है वह किसके प्रतिक्रिया के रूप में आया, तो संघर्षवादी सिद्धांत के एक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है ना। अर्थात कि संघर्षवादी सिद्धांत के आलोचक हैं। प्रश्न बन सकता है, प्रश्न यह बन सकता है कि शक्ति के संदर्भ में प्रकारवादी सिद्धांत को संघर्षवादी सिद्धांत के एक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। स्पष्ट करें, व्याख्या कीजिए, टिप्पणी कीजिए, प्रश्न पूछ सकता है, तो ध्यान रखिए। अब इसमें प्रकारवादी चिंतक कौन कौन थे, तो जैसे पार्सन्स, डिटेल में पढ़ाया, इत्यादि के अनुसार समाज में जो कुछ भी है, समाज में जो कुछ भी है, समाज में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। तो यहां पर क्या कह रहे हैं पार्सन्स साहब, यह कह रहे हैं कि समाज में जो कुछ भी है उसकी उपयोगिता किसी न किसी प्रारूप में देखी जा सकती है, अनुपयोगी नहीं है। समाज में अगर कुछ है तो उसकी एक उपयोगिता है, इस कारण वह है, नहीं उपयोगिता होता तो वह न रहता। तो पार्सन साहब क्या कर रहे हैं, प्रकारवादी चिंतक जो संघर्षवादी सिद्धांत की एक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, वह यही कर रहे हैं कि समाज में जो कुछ भी है उसकी उपयोगिता किसी न किसी प्रारूप में देखी जा सकती है। तो
ये जो थिंकर है प्रकार्यवादी, तो प्रकार्यवादी शक्ति के चर योग सिद्धांत का समर्थन करते हैं। ये का कर लीजिए, समर्थन करते हैं किसका? चर योग। अभी आप शक्ति का अचर योग सिद्धांत देखे थे वेबर के समय, आपको मैंने क्या बताया? शक्ति का अचर योग सिद्धांत। लेकिन यह संघर्षवादी सिद्धांत के आलोचक है, तो ये चर योग सिद्धांत के समर्थक। अब इनके अनुसार समाज में शक्ति की मात्रा स्थिर नहीं होती है। शक्ति के अचर योग सिद्धांत में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? याद करिए, वेबर साहब को जब हम पढ़ा रहे थे तो क्या बताए थे? वेबर साहब ने कहा शक्ति के अचर योग सिद्धांत में शक्ति की मात्रा स्थिर होती है। प्रकार्यवादी संघर्षवादी के आलोचक है शक्ति के संदर्भ में, तो ये प्रतिक्रिया के रूप में इनको देखा जाता है। और ये क्या कर रहे हैं? शक्ति के चर योग सिद्धांत का समर्थन करते हैं और इनके अनुसार समाज में शक्ति की मात्रा स्थिर नहीं होती है। अर्थात कि जब स्थिर नहीं होती है शक्ति की मात्रा तो वह परिवर्तनशील होगी। होगी कि नहीं? स्थिर होती तो परिवर्तनशील नहीं होती है, क्योंकि हमने वहां पर पढ़ा, वेबर जो बताए कि यदि कोई शक्तिशाली बनता है तो उसी अनुपात में कोई अन्य शक्तिहीन बन जाता है, शक्ति के अचर योग सिद्धांत में। लेकिन शक्ति का चर योग सिद्धांत क्या कह रहा है? शक्ति का चर योग सिद्धांत कह रहा है कि समाज में शक्ति की मात्रा स्थिर नहीं होती है, यह परिवर्तनशील होती है। यदि कोई शक्तिशाली बनता है तो यह किसी अन्य के कीमत पर नहीं होता है। ये प्रकार्यवादी थिंकर कहते हैं, वेबर साहब सुनो, मेरी बातों को सुनो, वेबर साहब सुन लीजिए। आप जो कह रहे हैं कि शक्ति की मात्रा स्थिर होती है, यदि कोई शक्तिशाली बनता है तो उसी की तुलना में, उसी के अनुपात में कोई अन्य शक्तिहीन बन जाता है। तो ध्यान दीजिए, वेबर साहब ये जो प्रकार्यवादी चिंतक है ये कहते हैं कि समाज में शक्ति की मात्रा स्थिर नहीं होती है, यह परिवर्तनशील होती है। और यदि कोई शक्तिशाली बनता है तो यह किसी अन्य की कीमत पर नहीं होता है। दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ शक्तिशाली बन सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, वही घर, ये गांव है, सभी लोग अपना अपना नाम दे दीजिए, कमेंट में दे दीजिए। आप लोगों का कौन कौन सा गांव है, सब लोग कमेंट कर दीजिए, है ना, स्टेट के साथ सभी लोग कमेंट कर देना, ठीक है। तो आप लोग रख लीजिए अपने आप को। तो आप देखिए एक शक्तिशाली हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आप भी शक्तिशाली बनने की कोशिश करते हैं कि नहीं? आप भी करते हो सकता है अगला भी करे। भाई एक इसके घर आईएएस अधिकारी हो गया तो आप भी मोटिवेट होके तैयारी किए, आप भी आईएएस अधिकारी हो गए। आईएएस अधिकारी हुए तो भाई संपत्ति तो आएगी, ताकतवर हुए ये भी करेगा। तो ये क्या करे, दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ शक्तिशाली बन सकते हैं। अभी समाज में सभी लोग पढ़ रहे हैं तो भाई जल्दी जल्दी नौकरी पा गए तो सभी लोग एक साथ शक्तिशाली बन गए। तो प्रकार्यवादी जो है वह शक्ति एवं प्राधिकार शब्दों का प्रयोग समानार्थी रूप में करते हैं। वो शक्ति और प्राधिकार को अलग अलग नहीं देखते हैं। जबकि वहां पर हम लोगों ने क्या देखा, शक्ति का वैध रूप सत्ता होता है या प्राधिकार, शक्ति का कौन सा रूप, वैध रूप। लेकिन यहां पर प्रकार्यवादी शक्ति एवं प्राधिकार शब्दों का प्रयोग समानार्थी रूप में करते हैं। उनके अनुसार शक्ति समाज में उपस्थित एक संसाधन है, शक्ति समाज में उपस्थित एक संसाधन है और समाज के सदस्य इसके प्रयोग के माध्यम से सामूहिक हितों की पूर्ति
सुनिश्चित करते हैं। चूंकि समाज का प्रत्येक सदस्य समान रूप से सक्षम नहीं है। क्या आपके समाज में सभी लोग एक समान रूप से सक्षम है? कुछ गरीब है, कुछ मध्यम वर्ग में है, कुछ बहुत ताकतवर है। तो कुछ सदस्यों को अन्य सदस्यों की तुलना में समाज ही ज्यादा शक्ति प्रदान करना शुरू करता है या करता है। तो आपको हम लोगों ने क्या क्या जाना? एक शक्ति के संदर्भ में वेबर को जाना, कार्ल मार्क्स को जाना, और यहां पर हम लोगों ने शक्ति के संदर्भ में प्रकारवादी को जाना, और यहां पर यह जाना कि प्रकारवादी जो थे वो संघर्षवादी विचारधारा के प्रतिक्रिया के रूप में अपने विचार देते हैं और शक्ति का चर योग सिद्धांत देते हैं, और वहां पर जो संघर्षवादी थे वो शक्ति का अचर योग सिद्धांत देते हैं। अब एक अन्य चिंतक है रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल, इन्होंने समझाने का प्रयास किया कि समाज का कौन सा वर्ग निरंतर शक्ति अर्जित करने का प्रयास करता है। अर्थात कि यहां पर रॉबर्ट डहल अपना विचार रखते हैं और वो क्या कहते हैं, सभी लोग बना लो, सभी लोग अपना रख लो। तो इनका कहना है कि समाज का कौन सा वर्ग, अर्थात कि ये बताना चाह रहे हैं कि एक वर्ग है जो निरंतर शक्ति अर्जित करने का प्रयास करता है। ये इनका कहना है रॉबर्ट डहल का। ये क्या करें कि समाज का कौन सा वर्ग निरंतर शक्ति अर्जित करने का प्रयास करता है, और इसको समझाने के उद्देश्य से उन्होंने समाज को दो प्रमुख स्तर में वर्गीकृत किया। और वर्गीकृत कर दीजिए, एक अराजनैतिक स्तर, एक अराजनैतिक स्तर, और दूसरा राजनैतिक स्तर। ठीक है, समझिए। अब अराजनैतिक स्तर में समाज के कौन सदस्य आते हैं? ये जो अराजनैतिक स्तर है इसमें समाज के कौन से सदस्य आते हैं? तो जो शक्ति अर्जित करने की प्रक्रिया से संबंधित नहीं होते हैं। अर्थात कि आप लोग जो आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी किस स्तर में हो? अराजनैतिक स्तर में हो, क्योंकि आप शक्ति अर्जित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनके अराजनैतिक स्तर में समाज के वे सदस्य होते हैं जो शक्ति अर्जित करने की प्रक्रिया से संबंधित नहीं होते हैं। वे राजनैतिक भागीदारी तो सुनिश्चित करते हैं। अभी यूपी से जो हो वो कमेंट कर दे, कमेंट कर दे यूपी से जो लोग हो। और जिन लोगों ने, ध्यान दो, ये क्या लगा है, वोट देके आए हैं, वोट देके आए हैं। हम राजनेता बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने प्रतिनिधि को चयन करने में जरूर अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं। समझिए, यहां पर थोड़ा सा हमारा समझाने का तरीका आपको पता ही है, बड़े सरलतम रूप में समझाने की कोशिश करते हैं, है एंजॉय करते हुए। चल, अब यहां पर क्या रॉबर्ट डहल साहब क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं? ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि समाज का कौन सा वर्ग निरंतर शक्ति अर्जित करने का प्रयास करता है। इस उद्देश्य से उन्होंने समाज को दो प्रमुख स्तर में डिवाइड किया, समाज को, एक अराजनैतिक, एक राजनैतिक। अब अराजनैतिक स्तर में समाज के वे सदस्य होते हैं जो शक्ति अर्जित करने की प्रक्रिया से संबंधित नहीं होते हैं। वे राजनैतिक भागीदारी तो सुनिश्चित करते हैं, राजनैतिक भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वे अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं, परंतु वे स्वयं शक्ति प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते। जैसे मैं, एग्जाम्पल, मैं इस समाज का सदस्य हूं, मैं इस समाज का सदस्य हूं, यहां पर कई लोग हैं, यहां पर कई लोग हैं, तो सभी लोग अपने को अपने स्थान पर रख लीजिए समाज में। मैं विपेश तिवारी हूं, मैं अराजनैतिक स्तर में आऊंगा क्योंकि मैं स्वयं शक्ति अर्जित करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, हम अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। लेकिन इससे भिन्न
जो राजनैतिक स्तर के में वे सदस्य होते हैं जो शक्ति अर्जित करने की प्रक्रिया से संबंधित होते हैं और वे स्वयं शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अर्थात कि आप ही के समाज में एक व्यक्ति ऐसा होगा जो शक्ति अर्जित करने का प्रयास कर रहा है, जिसको आप अपने प्रतिनिधि के रूप में चयन करने जा रहे हो, है ना। जैसे मैंने प्रवीण पटेल, सॉरी, ठीक है, मैंने जिसको वोट दिया तो मैंने उनको चुना, ठीक है। तो हमारे ही समाज के वो भी सदस्य हैं और मैं भी हूं। मैं अराजनैतिक स्तर पे आऊंगा और वो जिनको मैंने चयन किया वो राजनैतिक स्तर में आएंगे। समझ में आया? क्लियर हुआ? बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, है। अब चलिए, मिलब्रथ, मिलब्रथ को जानते हैं, एक थिंकर और शक्ति के संदर्भ में है मिलब्रथ। इसी अवधारणा का मिलब्रथ ने विस्तार किया और कहा कि समाज के इस राजनीतिक हिस्से को मिलब्रथ ने इसी अवधारणा का विस्तार किया एवं कहा कि समाज के इस राजनीतिक हिस्से को पुनः दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अर्थात कि रॉबर्ट डहल ने जो शक्ति के संदर्भ में अपनी विचारधारा दी, वो तो एक वर्ग को बता रहे थे कि कौन शक्ति अर्जित करने का निरंतर प्रयास कर रहा है, जिसमें अराजनैतिक और राजनैतिक आप लोगों ने देखा। अब मिलब्रथ ने उसको विस्तार दिया और कहा कि समाज के इस राजनीतिक हिस्से को पुनः दो वर्ग में विभाजित कर सकते हैं। एक वर्ग वह जो कि परिधि पर होता है परंतु निरंतर राजनीतिक रूप से सक्रिय होता है, परंतु वे प्रत्यक्ष तौर पर अपने लिए शक्ति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मिलब्रथ के अनुसार इन्हें हम दर्शक कहते हैं। राजनीतिक स्तर का एक अन्य हिस्सा वह है जो कि प्रत्यक्ष तौर पर अपने लिए शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से निरंतर प्रयत्नशील होता है और मिलब्रथ के अनुसार उन्हें हम क्या कहेंगे? योद्धा कह सकते हैं। समझने का प्रयास करते हैं, चलिए। अर्थात यहां पर जो मिलब्रथ है उन्होंने रॉबर्ट डहल के को ही विस्तार दिया और कहा कि समाज के इस राजनीतिक हिस्से को, जो राजनीतिक हिस्सा था, उसको उन्होंने दो वर्ग में डिवाइड किया। एक वर्ग जो कि परिधि पर है, अर्थात कि वह उसी राजनीतिक स्तर के परिधि पर है, परंतु निरंतर राजनीतिक, और वह निरंतर राजनीतिक रूप से सक्रिय भी है। परिधि पर है, राजनीतिक रूप से सक्रिय भी है और वे प्रत्यक्ष तौर पर, वो प्रत्यक्ष डायरेक्ट शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहा है, अर्थात कि इन्हें हम दर्शक कह सकते हैं। जैसे आप लोग देखिए, काफी लोग होते हैं जो बहुत सक्रिय रहते हैं, दर्शक के रूप में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन वो शक्ति अर्जित करने का प्रयास नहीं करते हैं। और जो राजनीतिक स्तर का एक अन्य हिस्सा है जो कि प्रत्यक्ष तौर पर अपने लिए शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से निरंतर प्रयत्नशील होता है, वो चुनाव लड़ता है ना। तो मिलब्रथ के अनुसार उन्हें योद्धा कहा जा सकता है। तो ये दर्शक और योद्धा दो शब्द यूज किए। राजनीतिक स्तर को दो भागों में डिवाइड करा और एक दर्शक और एक योद्धा, ठीक है, योद्धा, ठीक है। चल, सबको समझ में आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब एक अन्य और चिंतक है एंटोनियो ग्रामस्की। हम लोगों ने किसको किसको जान लिया? हम लोगों ने वेबर को जाना, जो शक्ति का कौन सा सिद्धांत दिए? शक्ति का अचर योग की चर योग। सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें। कौन सा सिद्धांत? सभी का कमेंट आना चाहिए, सभी का कमेंट आना चाहिए।
वेबर साहब ने शक्ति का कौन सा सिद्धांत दिया? अचर योग। अच्छा, कार्ल मार्क्स जो थे वो शक्ति के संदर्भ में क्या कहा? संपत्ति का प्रभाव कैसा होता है? अच्छा, संचयी होता है। चलिए, बहुत अच्छा। तो संपत्ति का प्रभाव संचयी होता है। जिनके पास संपत्ति, शक्ति और सम्मान क्या होता है? स्वतः। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स हो गए। अच्छा, प्रकारवादी जो चिंतक थे उन्होंने किसके प्रतिक्रिया के रूप में अपने शक्ति का सिद्धांत दिया? किसके? सभी का कमेंट आना चाहिए। चलिए सभी लोग करिए। महिमा, नीलम, नेहा, विश्वास, लकी, हिमान्या, सब लोग कमेंट करो। चल, अच्छा, संघर्षवादी सिद्धांत के। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अच्छा, इन्होंने, प्रकारवादी ने शक्ति का कौन सा सिद्धांत दिया? सभी लोग कमेंट करें। कौन सा सिद्धांत? शक्ति का चर योग। अच्छा अच्छा, शक्ति का चर योग सिद्धांत। शक्ति का चर योग सिद्धांत, ठीक है, बहुत अच्छा। फिर कौन थिंकर आए प्रकारवादी के बाद? कौन? जल्दी से सभी लोग कमेंट करो। अच्छा, रॉबर्ट डहल, है ना? वो किसी समाज के किसी वर्ग जो निरंतर शक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है उसकी बात करें, और दो हिस्सों में बांटा। कौन कौन सा हिस्सा? कौन कौन सा? अच्छा, अराजनैतिक स्तर और राजनैतिक स्तर। फिर उसके बाद कौन आए? मिलब्रथ। मिलब्रथ ने क्या किया? विस्तार किया इसी अवधारणा का। और पुनः दो, कौन कौन सा? दर्शक और एक, अच्छा, योद्धा। तो बनो योद्धा। चल, अब एक अन्य चिंतक एंटोनियो ग्रामस्की। एंटोनियो ग्रामस्की ने भी समाज को दो हिस्सों में वर्गीकृत किया। इन्होंने भी समाज को कितने? दो हिस्सों में, एक राजनैतिक समाज और एक नागरिक समाज। एंटोनियो ग्रामस्की ने भी समाज को दो हिस्सों में वर्गीकृत किया, एक राजनैतिक समाज और एक सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज। ये जो नागरिक समाज होता है वह समाज का वह हिस्सा है जो कि निरंकुश राज्य एवं अपवर्जित व्यक्ति विशेष के बीच उपस्थित होता है। ये नागरिक समाज कहाँ उपस्थित होता है? ध्यान रखिए, नागरिक समाज की अभी हम अलग से चर्चा करेंगे, तब और डिटेल में जानेंगे। ठीक है, नागरिक समाज जो होता है वो वैध होता है ना? क्योंकि सिविल सोसाइटी के आगे सिविल शब्द जुड़ा है, तो ध्यान रखिए। बाकी इसकी चर्चा हम आगे डिटेल में करेंगे, क्योंकि नागरिक समाज आपका टॉपिक भी है। तो ये जो एंटोनियो ग्रामस्की हैं, ये समाज को दो हिस्सों में वर्गीकृत किया। तो ये समाज, और एंटोनियो ग्रामस्की ने क्या किया? दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक राजनीति समाज, राजनैतिक समाज, और एक नागरिक समाज। ठीक है, कौन सा समाज? नागरिक। अब ये क्या करें? इनके अनुसार नागरिक समाज जो होता है, ये जो नागरिक समाज, यह समाज का वह हिस्सा है जो कि निरंकुश राज्य, अर्थात कि जो राज्य है वह निरंकुश राज्य एवं अपवर्जित व्यक्ति विशेष के बीच उपस्थित होता है। अर्थात कि नागरिक समाज कहाँ उपस्थित होता है? निरंकुश राज्य एवं अपवर्जित व्यक्ति विशेष के बीच में उपस्थित होता है। अब यहां पर अपवर्जित व्यक्ति क्या होता है? अपवर्जित व्यक्ति विशेष वे लोग हैं जिन्होंने स्वयं समाज की सदस्यता का परित्याग कर दिया है। वो समाज के सदस्यता का क्या कर दिए? परित्याग कर दिए। और वो कहां पर जीवन यापन कर रहे हैं? तो एकांत जीवन व्यतीत करते हैं। और यहां निरंकुश राज्य का मतलब सरकार, न्यायपालिका, सेना एवं पुलिस को संबोधित करता है। तो आज के समय में कुछ जागरूक नागरिक समाज के लोग होते हैं जो सरकार के नियम एवं कानून जो जनहित में नहीं है उसका विरोध करते हैं। तो उनके लिए क्या है? वह राज्य निरंकुश है,
क्योंकि वह समाज के हित के विषय में नहीं विचार कर रहा है। तो यहां पर क्या कहना है, तो एंटोनियो ग्रामस्की ने समाज को दो भागों में बांटा, दो हिस्सों में वर्गीकृत किया, एक राजनीतिक समाज, एक नागरिक समाज। और ये कहते हैं कि नागरिक समाज जो है वह समाज का वह हिस्सा है जो निरंकुश राज्य एवं अपवर्जित व्यक्ति विशेष के बीच में आप नागरिक समाज को देख सकते हैं। अब यहां पर अपवर्जित व्यक्ति का मतलब क्या हुआ कि जिन्होंने स्वयं इस समाज की सदस्यता का परित्याग कर दिया है, वो समाज का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सदस्यता छोड़ दिए हैं और वह एकांत में जीवन यापन कर रहा है, एकांत में जीवन व्यतीत कर रहा है। और निरंकुश राज्य का मतलब कि सरकार, न्यायपालिका, सेना एवं पुलिस, तो यह इन दो लोगों के बीच में नागरिक समाज रहता है। अतः इन दोनों ही वर्गों के बीच समाज में उपस्थित प्रत्येक सदस्य नागरिक समाज का हिस्सा कहे जाएंगे। अर्थात कि इन दोनों ही वर्गों के बीच कौन, सरकार अर्थात कि राज्य और जो अपवर्जित व्यक्ति विशेष है, इन दोनों के वर्गों के बीच समाज में उपस्थित प्रत्येक सदस्य नागरिक समाज का हिस्सा कहे जाएंगे। ग्रामस्की के अनुसार, एंटोनियो ग्रामस्की के अनुसार, इस निरंकुश राज्य के पास क्या है, पावर है। इस निरंकुश राज्य के पास क्या है, पावर है। यह निरंकुश राज्य नागरिक समाज पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। अर्थात कि निरंकुश जो राज्य है उसके पास शक्ति तो है ही है। अब वो क्या काम करेगा, वह नागरिक समाज पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करेगा, आधिपत्य स्थापित करता है, और जिसका प्रमुख आधार बल नहीं है बल्कि शासक वर्ग की विचारधारा है। वह बल से नहीं, अपने विचारधारा से। तो शासक वर्ग की इस विचारधारा के माध्यम से नागरिक समाज को यह मानने के लिए विवश कर दिया जाता है कि जो समाज में उपस्थित व्यवस्थाएं हैं वो न्यायोचित है। जैसे कृषि का कानून आया, बड़े मात्रा में नागरिक समाज के लोगों ने उसका विरोध किया और उधर से यह कोशिश किया जाता था कि यह न्यायोचित है, लेकिन अंतोगत्वा सरकार को ही झुकना पड़ा। तो यहां पर यह समझने की बात है कि जो नागरिक समाज है वह एक निरंकुश राज्य और अपवर्जित व्यक्ति विशेष, इन दोनों ही वर्गों के बीच में समाज में उपस्थित जो प्रत्येक सदस्य वो नागरिक समाज का हिस्सा है। इस निरंकुश राज्य के पास पावर है और यह निरंकुश राज्य नागरिक समाज पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है, क्योंकि नियंत्रण नहीं करेगा तो वह उनके अगेंस्ट में रहता है, विरोध में रहता है। और ये जो नियंत्रण स्थापित करेंगे ये बल से नहीं करेंगे, बल से करेंगे तो ये तो सरकार को ले लेंगे, ये विचारधारा से, जो शासक की विचारधारा होती है शासक वर्ग की, उससे। और ये क्या काम करेंगे, शासक वर्ग की इस विचारधारा के माध्यम से नागरिक समाज को यह मानने के लिए विवश कर दिया जाता है कि जो समाज में व्यवस्थाएं हैं वह न्यायोचित है। सभी को क्लियर हुआ? सभी लोग कमेंट कर दीजिए क्लियर हुआ। एक अन्य और चिंतक है माइकल मैन। इन्होंने भी शक्ति को दो प्रारूपों में वर्गीकृत किया, एक सामूहिक शक्ति और एक व्यक्तिगत शक्ति। माइकल मैन, अभी एंटोनियो ग्रामस्की को जान लिया, अब माइकल मैन को जान ले। तो शक्ति के संदर्भ में जो विभिन्न सिद्धांत हैं अर्थात कि सत्ता के समाजशास्त्री सिद्धांत जान लेंगे। तो एक अन्य चिंतक माइकल मैन ने शक्ति को दो प्रारूपों में वर्गीकृत किया, एक सामूहिक शक्ति, एक व्यक्तिगत शक्ति। अब सामूहिक शक्ति क्या है, व्यक्तिगत शक्ति क्या है, इसे जान लेते हैं। तो यहां सामूहिक शक्ति एक समूह की शक्ति को संबोधित करती है। भाई सामूहिक शक्ति क्या है, भाई एक झुंड में, कबीले के लोग एक झुंड में रह रहे हैं तो वो समूह में रह रहे हैं तो वो पूरे समूह की शक्ति कहलाएगी। और व्यक्तिगत शक्ति क्या होती है, एक व्यक्ति विशेष की शक्ति को संबोधित करती है। उदाहरण स्वरूप एक राजनीतिक दल की शक्ति को हम सामूहिक शक्ति कह सकते हैं।
जबकि एक राजनेता की शक्ति को व्यक्तिगत शक्ति कहा जा सकता है। सिंपल तरीका, माइकल मैन ने क्या काम किया? सिंपल काम, माइकल मैन ने दो भागों में शक्ति को डिवाइड किया, एक सामूहिक शक्ति और एक व्यक्तिगत शक्ति। सामूहिक शक्ति के रूप में हम बीजेपी को ले लेते हैं, भाई ये पूरे समूह है। जबकि व्यक्तिगत शक्ति में मोदी को ले लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी को, भाई उनके दम पर इलेक्शन जीते जा रहे हैं, तो ये उनकी व्यक्तिगत शक्ति है दोस्तों, ये सामूहिक नहीं। तो एक राजनीतिक दल की शक्ति को सामूहिक शक्ति कहा जा सकता है, जैसे ये बीजेपी। जबकि एक राजनेता की शक्ति को व्यक्तिगत शक्ति कहा जाता है, जैसे मोदी। यही माइकल मैन बताते हैं, माइकल मैन। ठीक है, चल, माइकल मैन यही बताते हैं। अब एग्जाम्पल में रोमन कैथोलिक चर्च की शक्ति, रोमन कैथोलिक चर्च की शक्ति, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की शक्ति, ये सब सामूहिक शक्ति के संदर्भ में आएंगे। भाई रोमन कैथोलिक चर्च एक समूह, तो वो सामूहिक शक्ति या बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो सभी को क्लियर हुआ? चल, शक्ति सामूहिक हो या व्यक्तिगत हो, शक्ति सामूहिक हो या व्यक्तिगत हो, इसका प्रयोग व्यापक रूप से हो सकता है अथवा गहन रूप से हो सकता है। शक्ति के व्यापक रूप से क्या तात्पर्य है कि अर्थात कि शक्ति का प्रभाव बड़ी संख्या में लोगों पर होना एवं सुदूर क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव दिखाई देना, है ना। देखिए यहां पर समझना है, शक्ति सामूहिक हो अथवा व्यक्तिगत, इसका प्रयोग जो है व्यापक रूप से हो सकता है अथवा गहन रूप से हो सकता है। शक्ति के व्यापक रूप से क्या तात्पर्य निकल के आ रहा है कि शक्ति का जो प्रभाव है वह बड़ी संख्या पर लोगों पर हो रहा है, और मान लो कि कुछ छूट रहा है सुदूर क्षेत्र में, तो वहां पर भी इसका प्रभाव पहुंच जा रहा है। इससे भिन्न शक्ति के गहन प्रयोग से क्या तात्पर्य है? भाई यहां दो शब्द है ना, कि शक्ति सामूहिक हो या व्यक्तिगत हो, दो शब्द है। अभी जो हमने देखा यहां पर जो माइकल मैन ने कहा उसी को आगे बता रहे हैं। तो शक्ति सामूहिक हो या व्यक्तिगत हो, इसका प्रयोग एक व्यापक रूप से हो सकता है और गहन रूप से हो सकता है। अब ये व्यापक रूप से जो हो रहा है, इसका तात्पर्य क्या है? तो व्यापक रूप से तात्पर्य यह है कि शक्ति का प्रभाव बड़ी संख्या में लोगों पर होना, शक्ति का प्रभाव जो है बड़ी संख्या में लोगों पर हो रहा है, और जो बचा है वो सुदूर क्षेत्र, वहां पर भी प्रभाव दिखाई दे रहा है। इससे भिन्न शक्ति के गहन प्रयोग से तात्पर्य है कि शक्ति का प्रभाव एक सीमित क्षेत्र में कुछ लोगों पर ही हो रहा है। तो उदाहरण स्वरूप रोमन कैथोलिक चर्च की शक्ति सामूहिक है एवं इसका जो प्रभाव है वो व्यापक है, अर्थात कि यह बड़ी संख्या में लोगों पर प्रभाव छोड़ रहा है, जो बचा है वो भी उसमें समा जा रहा है। दूसरी ओर एक भीड़ की शक्ति भी सामूहिक होता है, परंतु इसका प्रयोग गहन होता है। ठीक है, पोप की शक्ति व्यक्तिगत होती है, परंतु इसका प्रयोग व्यापक होता है। सभी को क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया? एक भीड़ की शक्ति भी क्या होती है? सामूहिक होती है, लेकिन इसका प्रयोग गहन होता है, बहुत सीमित क्षेत्रों में इसका प्रभाव होता है, बड़े संख्या में नहीं होता है। और पोप की शक्ति एक व्यक्तिगत शक्ति है, परंतु इसका प्रभाव जो है व्यापक होता है। तो सभी को सत्ता के समाजशास्त्री सिद्धांत टॉपिक खत्म हो गया, सभी को क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूं बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये टॉपिक आपका आज समाप्त। अब स्टार्ट होगा सत्ता प्रवर्जन। नेक्स्ट लेक्चर में सत्ता प्रवर्जन, फिर दबाव समूह और राजनीतिक दल खत्म करने के बाद नौकरशाही आपको पढ़ाया जा चुका है।
वेबर का आप देखना वही है, तो इसकी चर्चा हो चुकी है। तो ये अब सेकंड पे हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यही समाप्त। और जिनको समाजशास्त्र में एडमिशन लेना है वो एक बार हमें बता दीजिएगा। कॉल जो है नंबर वो 8004020005 पर आप कॉल कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर और सब्सक्राइब, स्टेटस इन सब जगह लगाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।